दोस्तों आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जीपीटी और जितने एआई मॉड्यूल्स हैं आज की डेट में वो जिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे रन करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्चुअली 2 इंडियन ऑथर्स ने सजेस्ट करा। दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जीपीटी किस लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करा है। यस, नन अदर देन पाइथन। पाइथन इज़ द ओनली टूल इन विच दे हैव क्रिएटेड जीपीटी। दोस्तों GPT-3 जो इनका मॉडल है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे वर्क करता है और जिसके अंदर सेवरल डजन लेयर्स हो सकती हैं। अब आप ये पूछेंगे क्वेश्चन कि ओपन एआई के सर्वर्स कहाँ लोकेटेड हैं, तो ओपन एआई के किसी एक जगह सर्वर्स लोकेटेड नहीं हैं। बेसिकली ओपन एआई यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जीपीटी और जितने एआई मॉड्यूल्स हैं आज की डेट में वो जिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे रन करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्चुअली 2 इंडियन ऑथर्स ने सजेस्ट करा था और लिखा भी था और पब्लिश भी करा था। यस, इन 2 लोगों के नाम हैं आशीष वसवानी और निकी परमार। 2017 में आशीष वसवानी और निकी परमार ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को पब्लिश करा था, प्रपोज करा था और राइट करा था। द अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर पब्लिश हुआ था 2017 में, आप गूगल करके देख सकते हैं, जिसमें आशीष वसवानी और निकी परमार ने इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को प्रपोज करा था। और उसी के बाद से चाहे चैट जीपीटी हो चाहे कोई भी एआई मॉडल हो उसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं और आज की डेट में ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बहुत कॉमन प्लेस हो चुका है। इस निकी परमार और आशीष वसवानी का यही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्लीट कॉमन प्लेस फॉर एआई इंडस्ट्री नाउ। दोस्तों आशीष वसवानी जो कि लीड ऑथर थे इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को प्रपोज करने में और पब्लिश करने में, उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में मुकम्मल करी सन 2002 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BIT बिसरा जो कि झारखंड रांची में है। 2004 में आशीष वसवानी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया को ज्वाइन करते हैं और 2014 तक अपनी PhD और मास्टर्स पूरी करने के बाद 2016 में गूगल डीप ब्रेन की टीम को ये ज्वाइन करते हैं। और ये वही वक्त था जब आशीष वसवानी ने अपने इस पब्लिकेशन को लिखा, द अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। दोस्तों आशीष वसवानी के साथ उनकी एक को ऑथर थी निकी परमार। उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2012 में अपना BE कंप्लीट करा इन कंप्यूटर साइंस और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है पबमैटिक, उसमें उन्होंने 1 साल तक काम करा और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती हैं अपना मास्टर्स पूरा करने के लिए। 2015 में उन्होंने गूगल की टीम को ज्वाइन करा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 2017 में उन्होंने गूगल ब्रेन की टीम को ज्वाइन करा एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट। जब आशीष वसवानी और निकी परमार ने ये पेपर पब्लिश करा था द अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, तो इन लोगों को खुद ही नहीं पता था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जल्दी ही एआई इंडस्ट्री ने इनकी इस पब्लिश्ड पेपर को हाथों हाथ लिया एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। दोस्तों आज की डेट में जितने भी एआई मॉडल्स हैं, चाहे वो जीपीटी हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, ट्विटर का ग्रॉक हो या गूगल का जेमिनी हो, सारे इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस करते हैं। रिसेंटली आशीष वसवानी और निकी परमार ने एक कंपनी को फाउंड करी है जिसका नाम है एसेंशियल एआई, जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी का काम है ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में पार्टनरशिप को मजबूत करना, अंडरस्टैंड कराना। और सीरीज़ A फंडिंग में इस कंपनी ने $56.5 मिलियन रेज करे हैं। दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जीपीटी किस लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करा है। यस, नन अदर देन पाइथन। पाइथन इज़ द ओनली टूल इन विच दे हैव क्रिएटेड जीपीटी बिकॉज उसका सिंप्लिसिटी, पाइथन की रीडेबिलिटी और एक्सटेंसिव इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज और उसके फ्रेमवर्क जो कि यूज़ होते हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल पाइटॉक एंड टेंसरफ्लो। चाहिए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की कि ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है क्या। जीपीटी की फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इस ट्रांसफॉर्मर वर्ड से अगर आपको ये लगता है कि जीपीटी कुछ हार्डवेयर टाइप यूज़ कर रहा है जिसमें ट्रांसफॉर्मर को वो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मर्स हैं, देन प्लीज़ थिंक अगेन, बिकॉज जीपीटी हो या कोई भी सिमिलर एआई मॉडल्स हों, सारे इंडीड सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ हैं। आइए दोस्तों ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर नाम आता कहाँ से है इस आर्किटेक्चर के लिए।
जनरली ये ट्रांसफॉर्मर नाम आता है पर्टिकुलरली इस आर्किटेक्चर के लिए। इस आर्किटेक्चर की कैपेबिलिटी है कि ये इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बोलते हैं। और ये ऐसा कर पाता है दो चीज़ों के थ्रू। पहली चीज़ है सेल्फ अटेंशन लेयर्स के थ्रू और दूसरी चीज़ है फीड फॉरवर्ड ऑपरेशंस के थ्रू। इसकी सेल्फ अटेंशन लेयर्स इसको अंडरस्टैंड करती हैं, समझने में पूरे सिक्वेंशियल डेटा के रिलेशनशिप्स को। यही वो आर्किटेक्चर है जो 2017 में आशीष वसवानी ने अपने पब्लिकेशन अटेंशन इज़ ऑल यू नीड में मेंशन करा था। और ये आर्किटेक्चर सुपर्ब कैपेबल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP डेटा को हैंडल करने में। जो डेटा सिक्वेंशली उसको दिया जाता है और स्पेशली पैरेलली उसको प्रोसेस करने में। दैट इज़ द रीज़न इसकी जो ट्रांसफॉर्मिंग कैपेबिलिटी है डेटा को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने में, लॉजिकली उस डेटा को सेल्फ अटेंशन लेयर्स के थ्रू चेक करने में, उसके वर्ड्स को, उसके फ्रेजेस को और जो उसके मीनिंग्स हैं उनको इंटरप्रेट करने में और फिर फाइनली आउटपुट देने में ये इसको अनमैच्ड बनाती हैं। आइए समझते हैं दोस्तों सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या है। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। और ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म सिग्निफाई करता है डिफरेंट सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस के में क्या वेट्स हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या कंटेक्स्ट है, उस सबको सिग्निफाई करता है और उसी के बेसिस पे अपने आप को चेक करता है, जो इनपुट डेटा है उसको इवैल्यूएट करता है। ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे दो लोग आपस में कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं तो पहले वाले को दूसरे वाले से कैसा जवाब देना है, सोच के जवाब देना है, उसने क्या पूछा है वो सवाल, उसके जवाब क्या हो सकते हैं, वो उसके जवाब और बेहतर कैसे हो सकते हैं वो। तो इस तरह से समझिए कि ये सारा काम सेल्फ अटेंशन लेयर्स करती हैं और ये सेल्फ अटेंशन लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डिपेंड करती हैं पैरामीटर्स पे जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है फीड फॉरवर्ड ऑपरेशंस में। पैरेलल प्रोसेसिंग ये होती है कि ये पार्ट्स ऑफ डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है। अनलाइक पुराने जो मेथड्स हुआ करते थे RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये नेटवर्क्स सिक्वेंशली प्रोसेस करते थे डेटा को, मींस स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। बट इस स्पेसिफिकली इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। मींस कि वो जो डेटा है सिक्वेंशली उसको पैरेलली प्रोसेस करते हैं और उस डेटा को बैक में भी जाके देखते हैं और फ्रंट में भी उसके अटेंशन लेयर्स उसको बैक और फ्रंट से देखती हैं, 360 व्यू करती हैं उसका। और पैरेलल प्रोसेसिंग उसमें अनेबल करने का मतलब कि लार्ज डेटा सेट्स वो हैंडल कर सकता है, वो डेटा इतना कैपेबल है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बढ़ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पैरेलल प्रोसेसिंग। पहले के जितने मॉड्यूल्स थे डीप ब्रेन के वो सारे सिक्वेंशली प्रोसेस करते थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। बट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्ट ने पूरे गेम को बदला ही इसीलिए है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है अपनी सेल्फ अटेंशन लेयर्स के थ्रू और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू फीड फॉरवर्ड ऑपरेशंस को। दोस्तों इन नटशेल अगर देखें तो GPT दो मेन पार्ट्स पे वर्क करता है, जिसमें पहला पार्ट है उसका सॉफ्टवेयर कोड जो कि पाइथन में लिखा हुआ है और जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज पे बेस करता है पाइटॉक और टेंसरफ्लो पे। और दूसरा इसका मेन पार्ट है एक्सेस टू डेटा एंड ट्रेनिंग। इस डेटा एंड ट्रेनिंग को एक्सेस करने के लिए ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो है वो यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं और पब्लिक रिपोजिटरीज़ हैं इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं। तो आइडिया ये है कि जो GPT मॉडल है उसको एज अ लैंग्वेज एज बेस्ट एज दे कैन उसको एक्सपोज करना, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके लिमिटेशंस क्या हैं, वो अंडरस्टैंड कर सके, अपने आप को ट्रेन कर सके पब्लिकली अवेलेबल डेटा के अंदर, ताकि जब वो उस डेटा सेट की एक्चुअल क्वेरीज होंगी ह्यूमंस के थ्रू तो वो अच्छे से अच्छा बिहेव कर पाएगा उसके ऊपर। GPT-3 और GPT-4 जिस ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स पे बेस करता है उसमें नंबर ऑफ लेयर्स डिफाइन करती हैं, जिसमें सेल्फ अटेंशन लेयर होती है और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशनल लेयर्स होती हैं। और जब कोई प्रॉम्प्ट मिलता है तो कौन सा प्रॉम्प्ट कितनी लेयर से पास होगा ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लेयर्स हैं जो कि पैरेलली सिक्वेंशली उस डेटा को प्रोसेस करेंगी। दोस्तों GPT-3 जो इनका मॉडल है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे वर्क करता है
और जिसके अंदर सेवरल डजन लेयर्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन है। नॉर्मल लेयर्स का क्राइटेरिया 96 लेयर्स पे काम करता है GPT-3 मॉडल। चलिए दोस्तों, हमने बात करी 175 बिलियन पैरामीटर्स की जो कि हमारा आर्किटेक्चर सिस्टम यूज़ करता है, बट क्या ये 175 बिलियन पैरामीटर्स मैनुअली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या हम लोग इनिशियलाइज करते हैं? प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम ये काम मैनुअली बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये काम ऑटोमेशन के थ्रू होता है और पाइथन लैंग्वेज उसमें काफ़ी हेल्प करती है। पाइथन लैंग्वेज की जो लाइब्रेरीज़ हैं, स्पेशली पायटॉर्क जो मैंने आपको बताया था और टेंसरफ्लो जो दूसरी लाइब्रेरी है, ये दोनों लाइब्रेरीज़ के फ्रेमवर्क्स जिस तरह से डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स स्टोरेज कैपेसिटी, मैनिपुलेशन और हैंडल करना, इनिशियलाइज करना, ये सारी चीज़ें ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरह से ऑटोमेट करते हैं और मैनुअल प्रोसेस की नीड नहीं आती है इसके अंदर। चलिए हम बात करें तो पायटॉर्क एक्चुअली फेसबुक ओन करता है और टेंसरफ्लो गूगल ओन करता है। आइए दोस्तों, अब ये समझना होगा कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और ये 175 बिलियन वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले सिंपल तरीके से ये समझना होगा कि जो ट्रेडिशनल वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू a प्लस b। मीन्स कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा a जिसकी वैल्यू 1 है, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा 2 जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा हमने b जिसकी वैल्यू 2 है और तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर हमने करा c जिसकी वैल्यू a प्लस b है। यहाँ a और b एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करे हैं हमने और c कैलकुलेटेड वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू फीड हो रही है। तो दिस इज व्हाट हाउ वी आर डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन अ ट्रेडिशनल वे। आइए समझते हैं कि पैरामीटर्स और 175 बिलियन पैरामीटर्स क्या होते हैं और 175 बिलियन पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, पैरामीटर्स आर नथिंग बट इंटरनल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड। और जो लोग कोडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये इंटरनल वेरिएबल्स डिक्लेयर करे जाते हैं ताकि ये जीपीटी मॉडल उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके और जो डेटा सेट उसे दिया जा रहा है उस डेटा सेट को वो वेरिएबल्स ही हैंडल करते हैं और ये वेरिएबल्स ही सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअल प्रेडिक्शन और आउटकम में डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, तो प्रेडिक्शन क्या है और आउटकम क्या होना है। और ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं वेट्स और बायसेस पे जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब एक पिस्यूडो कोड डिस्कस करते हैं जिसके अंदर 6 वेरिएबल्स हैं जिसमें 3 की वैल्यू जो है वो रैंडम है, 2 की वैल्यू हम इनपुट करते हैं और लास्ट वेरिएबल जिसमें हम आउटपुट लेंगे। वेट 1, वेट 2 और बाइस वो वैल्यूज़ हैं जो कि रैंडम हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं। इनपुट 1 और इनपुट 2 में हमने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है 1.5 एंड 2.5 और फाइनली आउटपुट हम ले रहे हैं वेटेड अंडरस्कोर सम से। इस वेरिएबल में हम आउटपुट ले रहे हैं और इस वेरिएबल में हमने डिज़ायर्ड आउटपुट ले लिया। इनपुट 1 को हमने मल्टीप्लाई करा वेट 1 से और फिर प्लस करा लिया, इनपुट 2 को मल्टीप्लाई करा वेट 2 से और फिर प्लस करा लिया उसको बायस के साथ। फाइनली हम आउटपुट ले लेते हैं। फाइनली हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो आउटपुट होता है और उस आउटपुट पे हम वैल्यूज़ को ले लेते हैं। आइए इस पिस्यूडो कोड में समझते हैं कि वेट 1, वेट 2 और बायस्ड जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूरॉन पैरामीटर्स हैं। इनपुट 1 और इनपुट 2 उस न्यूरॉन पैरामीटर्स के इनपुट्स हैं उसको फीड देने के लिए और इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान वेट 1, वेट 2 और बायस की लर्निंग को एडजस्ट करा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द पिस्यूडो कोड इज़ ऑल अबाउट। ट्रेडिशनल मेथड में और एआई के मेथड में फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल मेथड में 3 बेसिकली की डिफरेंसेस हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है लर्निंग और तीसरा है पर्पस। इनिशियलाइजेशन में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है पहले स्टैटिक होता था, बट अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द डेटा सेट न्यूरॉन पैटर्न्स के ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो इनिशियलाइज करा जाता है। दूसरा है लर्निंग, जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, पहले जो वैल्यूज़ दी जाती थी वो स्टैटिक होती थी, बट अभी जो वैल्यूज़ दी जाती हैं पूरे सिस्टम को तो वो भी रैंडम वैल्यूज़ होती हैं। और तीसरा है पर्पस,
जो पूरे सिस्टम का जो पर्पस है वो एक पैटर्न को डिफाइन करना है, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करके उस पैटर्न को डिफाइन करना है कि उसको आउटपुट क्या देना है और प्रेडिक्शन क्या है। तो दिस इज़ व्हाट, ये 3 की डिफरेंसेस हैं जो पहले में और अब में। तो बेसिकली अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाइटॉर्क अगर फेसबुक ओन करता है और टेंसरफ्लो अगर गूगल ओन करता है और पाइथन ये लाइब्रेरीज यूज़ करता है और इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके और सारा कुछ अपना अर्थमेटिक कैलकुलेशन लॉजिकल पैरामीटर्स को सेट करता है, तो फिर चैट जीपीटी तो गूगल और फेसबुक पे डिपेंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये ओपन सोर्स लाइब्रेरीज नेटवर्क है और गूगल और फेसबुक का, जिसमें गूगल और फेसबुक का इंटरवेंशन लिमिटेड है और ये पब्लिक नेटवर्क है और ये ओपन सोर्स है पूरी तरह से। मींस पाइटॉर्क और टेंसरफ्लो दोनों ओपन सोर्स मेथड्स हैं, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में जितनी कंपनीज फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रही हैं वो या तो पाइथन के अंदर वो या तो गूगल के हैं टेंसरफ्लो या फिर फेसबुक की पाइटॉर्क है। ये 2 ही लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं। बीट आप ग्रॉक कह लीजिए ट्विटर में, या गूगल का जेमिनी, गूगल खुद भी, और जीपीटी सबसे बड़ा यूज़ केस, एंड बाकी और जितने भी हैं। दोस्तों, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनिशियलाइजेशन फंक्शन और लेयर एब्स्ट्रैक्शन। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनिशियलाइजेशन फंक्शन बेसिकली ये है कि जो पाइटॉर्क और टेंसरफ्लो जो दोनों लाइब्रेरीज़ हैं वो वेट्स और बायसेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शंस यूज़ करके, फॉर एग्जांपल ग्लोर और जेवियर्स और ही इनिशियलाइजेशन फंक्शन यूज़ करके। और ये लाइब्रेरीज़ ही यही डिपेंड करती हैं कि कितना वेट्स और कितना बायसेस किसको दिया जाएगा, किस न्यूरॉन को दिया जाएगा। लेयर एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बिकॉज ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये लेयरिंग पे काम करता है और कन्वेंशनल लेयर्स होती हैं, रिकरेंट लेयर्स होती हैं, ऑटोमेटेड फुल्ली डेंस लेयर्स होती हैं, कनेक्टेड लेयर्स होती हैं, सेल्फ अटेंशन लेयर्स होती हैं। ये सारी लेयरिंग के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं और न्यूरॉन्स ही हमें सिर्फ बताने होते हैं कि कितने न्यूरॉन्स, हमें लाइब्रेरी को बताने होते हैं कि कितने न्यूरॉन्स हमें इसके लिए चाहिए हैं। उस न्यूरॉन को हैंडल करने के लिए जो वेट्स और बायसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के थ्रू, लेयर एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो लाइब्रेरी है वो अलॉट कर देती है। ये 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर एक पाइटॉर्क लाइब्रेरी का है और दूसरा टेंसरफ्लो लाइब्रेरी का है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप नोटिस करेंगे कि हम एक्सप्लिसिटली न्यूरॉन्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हर लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन होंगे। तो जैसे ही हम ये डिक्लेयर करेंगे, लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगी वेट्स एंड बायसेस। मेमोरी मैनेजमेंट एंड पैरेलल कंप्यूटेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को स्केलेबल और एफिशिएंट बनाती हैं। इसकी हाई एफिशिएंसी और लो मेमोरी ओवरहेड की वजह से नॉट ओनली मिलियंस बट बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और पैरेलल कंप्यूटेशन में स्पेशली सीक्वेंशियल यूज़ जीपीयूज़ और टीपीयूज़ पैरेलल कंप्यूटेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज मॉडल्स ट्रेन हो पाते हैं। एंड दीज 2 थिंग्स स्पेशली मेक्स दिस होल मॉडल स्केलेबल एंड एफिशिएंट। जब आप कोई इनपुट इस सिस्टम को देते हैं आर्किटेक्चर को, तो वो इनपुट सेवरल लेयर्स से गुजरता है और हर लेयर उस इनपुट को प्रोसेस करती है अपनी सीक्वेंस और पैरेलल कैपेसिटी के हिसाब से, वेट्स और बायसेस कंपैरिजंस करती है और फिर फाइनली आपको आउटपुट जनरेशन होने के लिए मिलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही आपने जीपीटी को कोई डेटा दिया या डेटा सेट दिया या कोई प्रॉम्प्ट दिया हैंडल करने के लिए, तो वो 175 बिलियन पैरामीटर्स से गुजरने के बाद आपके पास आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन द सिस्टम हाउ इट इज़ वर्किंग एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अब आप ये पूछेंगे क्वेश्चन कि ओपन एआई के सर्वर्स कहाँ लोकेटेड हैं, तो ओपन एआई के किसी एक जगह सर्वर्स लोकेटेड नहीं हैं। बेसिकली ओपन एआई यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी को यूज़ करते हुए अपने जो सर्वर्स हैं उसी स्ट्रक्चर में उसके होस्ट हुए होते हैं और वो जितनी भी कंपटीशन है जीपीयूज़ और टीपीयूज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, उस कंप्यूटेशनल पावर को रन करने के लिए वो सब माइक्रोसॉफ्ट देखता है। एंड फाइनली ओपन एआई जीपीटी का काम है डेटा को प्रोसेस करना। तो इन दोनों की पार्टनरशिप में जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं तो वो होस्टेड डेटा सेंटर के अंदर जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर ओपन एआई का कोई सर्वर लोकेटेड है यूएस के किसी रीजन में या इंडिया के या चाइना के किसी रीजन में लोकेटेड है। वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का प्लेटफॉर्म यूज़ करके और डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टेड नेटवर्क सीडीएन को यूज़ करके और फिर आपकी प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस करता है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो फाइनली प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे हमें बूस्ट मिलेगा और ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।